गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका हम तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी डेली लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप अक्सर डेली लाइफ में देखते तो हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप हासिल नहीं कर पाते, तो उसको आप आज बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके हाथ में कोई बॉल है और ये मान लीजिए ग्राउंड है। उस बॉल को आपने इस ग्राउंड पे फेंक दिया, ठीक है। बॉल ग्राउंड को टच करती हुई आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ेगी उसकी स्पीड थोड़ी कम होती जाएगी। यहाँ आई और कम हो गई, जब यहाँ आएगी और कम हो जाएगी, और हो सकता है कुछ दूरी के बाद वो जाकर के रुक जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब दो सरफेसेस एक दूसरे को टच करेंगी और उनमें से यदि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दूसरी सरफेस उसको रोकने की कोशिश करेगी, और इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। यानी कि किस वजह से बॉल रुकी तो आप कहेंगे फ्रिक्शन, इसकी वजह से रुकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना ये कि जिस डायरेक्शन में कोई चीज मूव करती है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझना जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में भी कोई चीज मूव करेगी किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, वो दूसरी सरफेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उस चीज को आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, कांटेक्ट में होनी चाहिए, टच करती हुई होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अभी इतना आपको याद रखना है कि दोनों सरफेसेस अगर कांटेक्ट में हैं और उनमें से कोई एक सरफेस मूव कर रही है तो दूसरी सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रुकावट ऑफर करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। उसी रुकावट को हम फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसा आपने फिगर में देखा कि बॉल अगर आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ये जो ग्राउंड है इस बॉल को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस ग्राउंड के द्वारा जो रुकावट पैदा की जा रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बॉल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो रुकावट इस डायरेक्शन में काम करेगी, इसलिए तो वो आगे जाकर के कुछ टाइम के बाद रुक गई। क्लियर? चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन लिख लेनी है, दो छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 11th क्लास में ज़्यादा डीप में आप स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या है डेफिनेशन? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के द्वारा, ठीक है, रुकावट महसूस करना, ठीक है, दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो दोनों सरफेसेस क्या हैं? एक दूसरे के टच में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। व्हेन दे मूव ओवर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही चीजों का मूव करना, उनमें से एक चीज भी मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है
तो हो सकता है दूसरी इस डायरेक्शन में मूव करे। क्लियर? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि दोनों सरफेसेस हमेशा क्या होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए एक दूसरे को, और उनमें से कोई एक, चाहे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें या मूव करें, लेकिन कम से कम एक तो मूव करनी चाहिए, तभी रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? अगेन रिपीट कर देता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर व्हेन दे मूव ओवर ईच अदर। चलिए, अब जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है उसके बेस पे हम फटाफट थोड़ा डिस्कस करते हैं और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिगर में आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक लड़का है और एक लड़की है जो कि इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में आगे पुश करना चाहते हैं, डिस्प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बॉक्स है मान लीजिए इतना भारी है कि इस बॉक्स को यहां से आगे अगर आपको भेजना है तो कम से कम आपको इस पे मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इस बॉक्स को आपको आगे की डायरेक्शन में भेजना है तो कम से कम 15 न्यूटन फोर्स आपको इस बॉक्स पे लगाना पड़ेगा, अगर इस डायरेक्शन में आप इसको भेजना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों जो है इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे इसी डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं। चलिए, बॉक्स को मूव होने के लिए मिनिमम कंडीशन बता दी, कितना? 15 न्यूटन होना चाहिए। कल्पना की है हमने बस एक बार समझने के लिए फ्रिक्शन को अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए पहले इन्होंने बहुत ही कम फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए कितना? 5 न्यूटन फोर्स। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि इस बॉक्स को अगर मूव होना है तो कम से कम इस पे कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन 5 न्यूटन से ज़्यादा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये बॉक्स मूव नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि जब इन्होंने 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपके पास में नीचे क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड और ये जो बॉक्स है जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, उस पॉइंट पे इस ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स देखने को मिलेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन जो है, अभी आपको बताया गया कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स हमें देखने को मिलता है। फ्रिक्शन फोर्स आप कहें चाहें। ठीक है, तो ये हमेशा इस ग्राउंड के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो बॉक्स मूव क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो इन दोनों ने 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वो 5 न्यूटन फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन के द्वारा, यानी कि इस ग्राउंड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स हमें देखने को मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बराबर है, हम ये कह सकते हैं। यानी कि ये भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हैं, तभी तो बॉक्स मूव नहीं हुआ। कल हमने यही तो पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्स जहां होगा वहां पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं, इन्होंने जो 5 न्यूटन पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, वो बैलेंस कर दिया जाता है किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स देखने को मिलेगा उसके द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है। यानी कि इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और पुशिंग फोर्स दोनों
बैलेंस कंडीशन में है, दोनों की मैग्नीट्यूड एक तरह से बराबर है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब बी फिगर के अंदर हम देखते हैं। अब क्या किया इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के फिर से फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन अब देखिए ये एरो जो है उसको आप जरूर देखिए, यहाँ पे एरो कम है, यहाँ भी एरो कम है, साइज दोनों बराबर हैं, ठीक है, यानी कि पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, आप ये कह सकते हैं। इस केस में, बी वाले केस में हम देखते हैं, अब इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया, देखिए एरो देखिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने जो फोर्स है अप्लाई किया वो थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा अप्लाई किया, मान लीजिए 10 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन बॉक्स को हिलाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 15 न्यूटन। तो अब भी ये जो 15 न्यूटन फोर्स है इन दोनों के द्वारा जो लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स है उससे 10 न्यूटन तो कम ही है ना। तो इसका मतलब अब भी बॉक्स जो है अपने पॉइंट से मूव नहीं होना चाहिए, क्लियर, तो होगा भी नहीं, क्योंकि चाहिए कितना, 15 न्यूटन कम से कम, और अब इन्होंने बढ़ा दिया है 5 न्यूटन, पहले वाले केस में था, दूसरे वाले में 10 न्यूटन अप्लाई किया, 10 न्यूटन अब भी 15 न्यूटन से कम है, ठीक है। तो अब हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगी, यहां पे देखो चीजें दिमाग में समझनी है आपको, दिमाग में बैठा लेनी है आपको अच्छे से। यहां पे जब इन्होंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस रुकावट ऑफर करेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करेगा। तो जैसे ही इन्होंने 10 न्यूटन फोर्स बढ़ाया, मैग्नीट्यूड बढ़ाया इन दोनों ने इस डायरेक्शन में, तो जो ग्राउंड है उसने भी जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड को थोड़ा बढ़ा दिया। फिगर में देखिए अच्छे से, एरो का डिफरेंस देखिए, यहां पे एरो, ये एरो बराबर है, ये एरो बराबर है, यानी कि अब भी इन्होंने इस डायरेक्शन में जितना पुशिंग फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड उतना ही अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है, यानी कि ये दोनों एरो अब भी मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और पुशिंग फोर्स दूसरे केस में भी बराबर हैं, और इसी वजह से ये बॉक्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर पाएगा, क्लियर। कल हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, यानी कि पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर हैं। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जब इन्होंने 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया होगा, 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से मूवमेंट देखने को नहीं मिली, क्लियर। चीजें समझनी है आपको अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, फिगर सी, ये वाली फिगर सी आपको दिखाई दे रही है। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या किया, और ज्यादा फोर्स और ज्यादा ताकत जो है इस डायरेक्शन में लगाई। तो देखिए अब यहां पे किसी भी सरफेस की, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे कोई अदर स्लाइडिंग सरफेस हो, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है। तो जैसे हमने पहले वाले केस में देखा कि इस सरफेस ने मैक्सिमम कितना, 10 न्यूटन फोर्स, अब 10 न्यूटन इसकी लिमिट है, 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एरो लगभग सेम है, यहाँ पे ये वाला एरो, यानी कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर कर रहा है, तो 10 न्यूटन उसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं करेगा। अब देखो मोमेंट कब देखने को मिलेगी, अगर इस 10 न्यूटन से यानी कि ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे। बॉक्स हटाने के लिए हमने क्या बताया था, 15 न्यूटन, क्लियर। तो मान लीजिए, एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा 15 न्यूटन हो गया मान लीजिए, तो ये 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कितना मान लेते हैं, अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के कितना फोर्स अप्लाई किया,
मान लीजिए दोनों ने मिलकर के इस डायरेक्शन में एरो बढ़ा हुआ है ना, साइज बढ़ा हुआ का मतलब ये क्या है कि इन्होंने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। कितना अप्लाई कर दिया? 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन देखिए जो इस डायरेक्शन में फोर्स है उससे क्या है, ज्यादा है। क्लियर ना? 20 न्यूटन फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है उससे क्या है, ज्यादा है। अब देखिए ये वाला एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉक्स मूव कर रहा है। तो यहां पे ओवरऑल आपने क्या देखा, ये बॉक्स क्यों मूव किया, यानी कि यहां पे 20 न्यूटन फोर्स जो पुशिंग फोर्स इन्होंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है वो फ्रिक्शन फोर्स से कहीं ज्यादा है। तो देखिए अनबैलेंस फोर्स देखने को मिला ना, ये 20 न्यूटन और ये मान लीजिए बॉक्स को मूव होने के लिए 15 न्यूटन कम से कम चाहिए था। तो यहां पे ये 15 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो ये कितना ज्यादा है, इन दोनों ने 5 न्यूटन फोर्स ज्यादा अप्लाई किया। ठीक है, तो अनबैलेंस हुआ ना, इस साइड 20 न्यूटन फोर्स और इस साइड 15 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स देखने को मिला और इसी की वजह से ये एरो इंडिकेट कर रहा है आपका कि बॉक्स मूव कर रहा है जब इन दोनों ने मिलकर के 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ये इतना बेसिक है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। क्लियर? इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। तो अब एक और डेफिनेशन जो आपको लिखनी है और समझनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड जो आपको बताई गई है अभी, कि आप साइकिल चलाते हैं कुछ दूर बाद जाकर के वो भी रुक जाती है अगर आप पैडल लगाना बंद कर देते हैं, तो वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रेफर्स टू द फोर्स, एक ऐसा फोर्स है जो कि जनरेट होता है किसके बीच में, टू सरफेसेस के बीच में जनरेट होता है। कब? जब वो दोनों सरफेस क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और स्लाइड कर रही हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर टच करती हुई चल रही हो, तो हमें जो फोर्स देखने को मिलेगा उन दोनों के बीच में वो कैसा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। डेफिनेशन आप नोट कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं कि फ्रिक्शन अगर ना होता तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आज हम रोड के ऊपर जैसे चलते हैं तो हम मूव नहीं कर पाते। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम एक ही जगह पे अपने पांवों को हिला डुला रहे होते, चल नहीं पाते हम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, अगर कोई स्मूथ सरफेस है और एक ऐसी रफ सरफेस है, ऐसी उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस जो रुकावट ऑफर करेगी, जो फ्रिक्शन ऑफर करेगी वो बहुत कम ऑफर करेगी, और जो रफ सरफेस होगी वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। एक फ्रिक्शन को कम करने के लिए कई मशीनरी होती हैं, उनके अंदर मोबिल्स, ऑयल का यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कम होगा मशीनरी के पार्ट उतने कम घिसेंगे और उतनी ज़्यादा आपको इफिशियंसी, क्षमता आपको देखने को मिलेगी उस मशीनरी की। ठीक है, फिर भी बेटा सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। सरफेस अगर रफ है ज़्यादा फ्रिक्शन, और सरफेस अगर स्मूथ है, प्लेन है, कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।